हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। और आज से हम अपनी इकोनॉमी सीरीज वापस से रिज्यूम कर रहे हैं। ये जो इकोनॉमी सीरीज है इसके अंदर ऑलरेडी 13 लेक्चर आपके हो चुके हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको प्रीलिम्स से पहले ये जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है जून में उससे पहले ही लगभग 1 महीना पहले हम कोशिश करेंगे पूरा इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो कवर यहाँ पे करा दिया जाए। और इन 13 लेक्चर में हमने ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, उनको कवर किया है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं। इन्फ्लेशन को हमने यहाँ पे कवर कर लिया। मॉनेटरी पॉलिसी और उससे रिलेटेड टर्म्स हैं उसको भी कंप्लीट किया है। बैंकिंग हमारा चल रहा था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बैंक एंड ऑल ये सब चीज़ें कर ली थी। और यहाँ पे आज वाला जो लेक्चर है यहाँ पे हम बात करेंगे एनपीएस की, नॉन परफॉर्मिंग असेट, बैड लोन क्या होते हैं, ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट जो न्यूज़ में चल रहा है ये किस तरह से है, एनपीए को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, अभी सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से, ये पूरा इशू यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल टू गेट ऑल द अपडेट्स। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी तरह इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए, करंट अफेयर रिलेटेड अपडेट्स के लिए। जो भी बच्चे 2023 या 24 की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए अभी ये कॉम्बो ऑफर चल रहे हैं। कॉम्बो के अंदर आपको प्री, मेंस और ऑप्शनल तीनों की प्रिपरेशन इंक्लूड हो जाती है। मतलब यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन का पैकेज यहाँ पे आपको ऑफर किया जा रहा है विद द फीस ऑफ 63,000। यू कैन अवेल दिस हैवी डिस्काउंट्स विद द यूज़ ऑफ कोड आरबी लाइव। एंड आरबी लाइव कोड जब आप यूज़ कर रहे हैं यू विल गेट द पर्सनल गाइडेंस एज वेल, किस तरह से प्लस को यूज़ करना है, किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर जो इश्यूज़ हैं उनको डील कर सकते हैं। तो मेक श्योर while going for subscription you are using the code RB Live, and regarding any query you can reach out to this telegram also। देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करें उससे पहले देखिए बैंक के अंदर कोई भी जो बैंक है वहाँ पे आप पैसा क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। मान लीजिए आपने बैंक के अंदर 1 लाख रुपए यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। ओके, एसबीआई बैंक इज़ देयर और यहाँ पे आपने क्या किया है, 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया है। तो ये जो पैसा आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया है, क्या वो पैसा डिपॉजिट करने के बाद बैंक का हो जाता है? ऐसा नहीं होता है ना। तो आप क्या करते हैं, जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है कभी भी आप उसको निकाल सकते हैं। अगर आपका डिमांड डिपॉजिट है, मतलब सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, तो कभी भी निकाल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट है, तो वो जो भी आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी है उसके बाद वो पैसा निकाल सकते हैं। पूरा पैसा आप ही का होता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो डिपॉजिट हम बैंक में कराते हैं वो बैंक पे एक तरह की क्या है, लायबिलिटी है, एक तरह का बैंक पे भार है। वहीं इसको दूसरे नज़रिए से अगर हम देखें, बैंक क्या करते हैं, बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं, है ना। बैंक ने किसी कंपनी को क्या दिया, लोन यहाँ पे दिया, क्रेडिट दे रहा है, लोन दे रहा है। बैंक ने मान लीजिए 10 लाख रुपए का यहाँ पे किसी को लोन दिया है। तो वो लोन क्या है, बैंक के लिए असेट का काम करेगा, एक तरह का फाइनेंशियल असेट है। क्यों है असेट? क्योंकि लोन के माध्यम से बैंक को क्या हो रही है, इनकम हो रही है। इनकम हो रही है बैंक को, यहाँ पे जो भी बैंक ने लोन दिया है उस पर बैंक को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और इस इंटरेस्ट के माध्यम से बैंक को क्या होती है, इनकम होती है। इसलिए जो लोन होते हैं वो क्या होते हैं, बैंक के असेट होते हैं, असेट्स होते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए बैंक ने कोई लोन यहाँ पे दिया हुआ है किसी कंपनी को, वो नहीं चुका पा रही है या फिर जानबूझ के नहीं चुकाना चाह रहे हैं, है ना, कोई भी केस हो सकता है। अगर किसी की कैपेसिटी है टू रिपे दैट लोन और वो नहीं चुका रहा है तो उसे विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है ना। जैसे विजय माल्या का केस हमारे सामने है, ये सब चीज़ें। तो अगर बैंक ने लोन दिया है और बैंक को वो लोन वापस नहीं मिल पा रहा है ना, मतलब बैंक का वो असेट, लोन क्या हो गया, असेट हो गया, तो वो असेट क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग हो गया है। तो जनरली हम बैंकिंग के अंदर, बैंकिंग इंडस्ट्री में हम जो बैड लोन होते हैं, उसके लिए ये टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं, ये है नॉन परफॉर्मिंग असेट, जिसे एनपीए कहा जाता है। तो आई होप एनपीए का मतलब आप समझ गए होंगे। एनपीए ऐसा लोन है जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको शेड्यूल पेमेंट नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट के माध्यम से हो या उसके प्रिंसिपल के माध्यम से। तो एनपीए क्या होंगे, इसकी कैटेगराइजेशन भी इन्होंने की है, उस पर भी हम आएंगे। एनपीए जनरली ऐसे आपके नॉन परफॉर्मिंग असेट हैं या ऐसे लोन हैं जहाँ पे आपको 90 डे से ज़्यादा ओवर ड्यू हो गया है। तो ऐसे कमर्शियल लोन जिसमें 90 दिनों से ज़्यादा ओवर ड्यू है वो आपके एनपीए हो जाएंगे। वहीं कंज्यूमर लोन की बात करें तो 180 डेज़ तक का ये लिमिट आता है। और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, ऐसे लोन जो एग्रीकल्चर पर्पज़ से दिए गए हैं, वहाँ पे अगर आप ओवर ड्यू देखोगे तो मैक्सिमम 2 साल तक रह सकता है, 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर आप देखेंगे तो टू हार्वेस्टिंग सीज़न, इन दोनों में से कोई भी एक आप यहाँ पे ले सकते हो। तो इस तरह से इन केसेस में ऐसे लोन्स जहाँ पे इतना ओवर ड्यू हो रहा है ना, यहाँ पे आपको ईएमआई नहीं मिल रही है, बैंक को जो है इंटरेस्ट या प्रिंसिपल के रूप में कुछ भी नहीं मिल रहा है,
तो उसे हम क्या कह देंगे, बैड लोन या नॉन परफॉर्मिंग असेट के नाम से जाना जाएगा। अब इसकी कैटेगरी भी कर रखी है, ऐसे लोन जो कि आपके 12 महीने से कम तक ड्यू हैं, है ना, ऐसे एनपीए जिनकी 12 मंथ से कम, जिनको टाइम हुआ है 12 महीने से कम ही टाइम हुआ है एनपीए हुए, उनको हम कहते हैं सब स्टैंडर्ड। ऐसे एनपीए जिनको 12 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया एनपीए हुए, उनको हम कहते हैं डाउटफुल असेट्स। और कुछ एनपीए ऐसे होंगे जिस पे बैंक को उम्मीद नहीं है कि ये रिकवरी होगी भी या नहीं होगी, तो उस केस में क्या करते हैं, बैंक उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं लॉस के रूप में, लॉस के रूप में, तो वो आ जाते हैं लॉस असेट्स के अंदर, है ना। लॉस असेट के अंदर वो सारे एनपीए आएंगे जिनको कि रिटर्न ऑफ नहीं किया गया, राइट ऑफ नहीं किया गया। राइट ऑफ के अंदर क्या होता है, कई बार बैंक क्या करते हैं, इसे इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को उधार दिया, है ना, 1 लाख रुपए किसी व्यक्ति को आपने उधार दिया है, या हम देखते हैं कि आपने किसी व्यक्ति को 1,000 रुपये आपने उधार दिया है ना, 1,000 रुपये किसी व्यक्ति को आपने उधार दिया है। अब आप उससे मांग रहे हैं कि आपने 1 महीने का टाइम लिया था, अभी 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, है ना, 6 महीना हो गया, 1 साल निकल गया, लेकिन वो पैसा नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे यार, इसको बार बार हेडक लेने की बजाय अभी के लिए मैं इसको साइड में रखता हूँ, है ना, और जब भी मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं इससे ये रिकवर कर लूँगा। कोई भी ऐसा मौका होगा तो जहाँ पे रिकवरी बनती है या उसके पास पैसा आता है, तो मैं ये पैसा वापस ले लूँगा। तो अभी के लिए आपने उसको अपने माइंड से निकाल दिया। तो इसी तरह से होता है राइट ऑफ करना। राइट ऑफ के केस में क्या होगा, पूरी तरह से लोन माफ़ नहीं हो रहा है, बैंकों ने उसको अपनी जो बैलेंस शीट है उससे अभी के लिए साइड में रखा हुआ है। तो राइटिंग ऑफ अ लोन और असेट मीन्स कंसीडरिंग दैट इट डज नॉट हैव ए फ्यूचर वैल्यू और नो लॉन्गर सर्व द पर्पस। क्लियर, तो इसे हम कहते हैं राइट ऑफ। तो राइट ऑफ के केस में ये ध्यान रखना, लोन माफ़ी नहीं हो रही है, बैंक को जब भी मौका मिलेगा वो उससे रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपने अपनी बैलेंस शीट को क्लीन रखने के लिए उसको वहाँ पर राइट ऑफ कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ जो लोन वेवर दिए जाते हैं, ये होती है कर्ज माफ़ी, जो फार्मर्स के केस में हम लोग सुनते हैं। फार्मर के केस में क्या होता है, जैसे जो भी कर्ज था उसको माफ़ कर दिया गया, तो लोन वेवर अगर होगा तो यहाँ पे पूरी तरह से आपने कर्ज माफ़ कर दिया है, बैंक अब वापस से आपको क्लेम नहीं करेगा, बैंक यहाँ पे दोबारा नहीं मांगेगा फ्यूचर के अंदर कभी भी। तो ये बेसिक डिफरेंस है राइट ऑफ और लोन वेवर के अंदर। तो यहाँ पे हमने देखा एनपीए क्या होता है, बैड लोन, और एनपीए क्या होता है, किस तरह से एनपीए को कैटेगराइज यहाँ पे किया गया है। अब अगर हम बात करें इंडिया के अंदर एनपीए कितना है, तो जितने भी कमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं उनका जो एनपीए है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, जो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे है 2021-22, मतलब 2022 वाला जो इकोनॉमिक सर्वे है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे एनपीए डिक्लाइन हुए हैं, है ना। 2017-18 में ये लगभग 11% के आसपास था, जितना आपने दे रखा है आगे, मान लीजिए बैंकों ने 100 रुपये आगे दिया हुआ है ना, तो उसका 11% तक आपका एनपीए हो रखा था। अभी ये नीचे आके 6.9% पे आ गया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव संकेत यहाँ पे दे रहा है ना। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना के बाद हमने देखा कि एनपीए बढ़ने की गुंजाइश थी, लेकिन एनपीए को कंट्रोल यहाँ पे करने में सफल हुए हैं बैंक्स। अब रीज़न की अगर हम बात करें, इंडिया में इतना जो एनपीए है इतना क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे एनपीए को, जैसे ब्रिक्स कंट्री से हम कंपैरिजन करते हैं, तो हम देखेंगे चाइना में एनपीए 2% से भी कम है, ब्राज़ील में लगभग 3.5% है, यहाँ पे भी 3% से कम है, साउथ अफ्रीका में। इंडिया के अंदर 7% के आसपास है, और एक केस में 2017-18 में तो हमने देखा था ये लगभग 11.9%, मतलब 12% के आसपास पहुँच गया था। तो ब्रिक्स कंट्रीज़ में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, इंडिया का एनपीए इतना ज़्यादा आ रहा है। फाइन, तो इसका क्या रीज़न है, वैसे तो कोई ऑफिशियल एक्सेप्टेबल लिमिट नहीं है कि इतना एनपीए होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन जनरली 3% से कम जो है एक सही चीज़ यहाँ पे मानी जाती है ना। अब इसके रीज़न को हम देखें तो काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई भी इकोनॉमिक रिसेशन हो गया है ना, इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इंडस्ट्रीज़ जो है उनको भी काफ़ी मुश्किल हो रही है सर्वाइव करने में, तो वो तो रीज़न होते ही हैं। लेकिन इंडिया के केस में अगर हम देखें तो एनपीए जो है सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक के पास में, जितना भी एनपीए उसका 85% तक पब्लिक सेक्टर बैंक के पास में है। ये जो डेटा है हमने लिया है पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की वेबसाइट से। तो ये क्या कह रहे हैं कि 85% जो एनपीए है वो पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास है, मतलब ऐसे बैंक जिनकी ऑनरशिप सरकार के पास में है, एसबीआई हो गया, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास ज़्यादा एनपीए है, मतलब बैड लोन यहाँ पे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसके रीजंस काफ़ी सारे हैं। इसमें हम देखते हैं कि जिस तरीके से लोन दिए जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा, वहाँ पे वो एक प्रॉपर डिलीजेंस नहीं रखी जाती, मतलब ऐसा समझिए कि जिसको लोन दिया जा रहा है वहाँ पे जो प्रॉपर एक स्क्रूटनी होनी चाहिए, बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा है ना। तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जो पब्लिक सेक्टर बैंक, और बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस है, डिसीजन मेकिंग में भी इतनी वो नहीं है ना। तो इन सब रीजन की वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक में एनपीए का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि एनपीए जो है बहुत ज़्यादा जो करंटली आपके लोन जो एनपीए के रूप में क्लासीफाई हैं, ये लोन आपके मिड 2000 में उठे हुए हैं। हमने देखा कि 2008 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उससे पहले बूम चल रहा था इकोनॉमी में और काफ़ी सारा लोन जो है इंडस्ट्री को दिया गया। लेकिन उसके बाद में हमने देखा 2008 वाला जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसमें काफ़ी सारी कंपनियां डूब जाती हैं या फिर उनकी परफॉर्मेंस बहुत नीचे आ जाती हैं, वो रिकवर अभी भी नहीं कर पा रही हैं, तो उनको दिया गया जो पैसा है वो एनपीए हो रहा है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने बताई कि मिड 2000 में जो पैसे दिए गए थे लोन के रूप में, वो आज कहीं ना कहीं एनपीए के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। फिर एनपीए बढ़ने का रीज़न ये भी है कि आरबीआई की तरफ से काफ़ी सारे नॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग किया गया, तो कई बार बैंक क्या कर रहे थे, इस तरह से एनपीए को कवर करते हैं, है ना। एनपीए क्या है, एक तरह का लॉस ही है बैंक का। तो जितना ज़्यादा एनपीए होता है उतना ही बैंक को क्या करना पड़ता है, जितना एनपीए होगा उतना ही बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, मतलब उतना पैसा उसके लिए एक्स्ट्रा में रखना पड़ेगा टू अब्जॉर्ब दैट लॉस। बैंकों के लिए कैपिटल रेज करना मुश्किल हो जाता है ना, उनके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, इसलिए बैंक क्या करते हैं, काफ़ी सारे तरीके उन्होंने ले रखे थे कि इस तरह से हम एनपीए को कम दिखाएं, तो वो चीज़ें अब और कम हो गई है, इस वजह से भी एनपीए हमारे सामने आने लग गया है। तो एक तरह से क्लीनिंग हो रही है बैंकिंग सिस्टम की, है ना। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द फैक्टर। एनपीए इन द कॉर्पोरेट सेक्टर आर फार हायर देन दोज इन द प्रायोरिटी और एग्रीकल्चर सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर में क्या आते हैं, एमएसएमई सेक्टर को लोन आपने दिया है, एजुकेशन लोन है, एग्रीकल्चर के लिए लोन है, वीकर सेक्शन के लिए लोन है ना, होम लोन हो गए, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो है एनपीए ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रायोरिटी और एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये भी ध्यान रखना। प्रायोरिटी सेक्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन सभी का लिंक है ना, जो 13 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो सारे लेक्चर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसको देख लेना। और आई विल ट्राई टू प्लेस द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट ऑन माई टेलीग्राम ऑल्सो, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये कुछ मेजर यहाँ पे रीजंस रहे। और अभी नए रिस्क और इमर्ज हो रहे हैं, जैसा हम देख रहे हैं पेंडेमिक रिलेटेड रिस्क तो थे ही, लेकिन अभी जिस तरह से वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले भी सप्लाई चेन रिलेटेड कंस्ट्रेंट थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं जैसे क्रूड ऑयल की प्राइस है 2008 के बाद मैक्सिमम लेवल पे चली गई है, तो इससे क्या होगा, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ओके, तो ये कुछ रिलेटेड रिस्क हैं जिसकी वजह से क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो डिमांड के ऊपर थोड़ा सा जो है एक आप कह सकते हैं कम हो सकती है डिमांड, और डेफिनेटली डिमांड कम होना इज़ नॉट ए गुड साइन। इम्पैक्ट क्या होता है एनपीएस का, एनपीए ज़्यादा हो रहे हैं मतलब आपके बैड लोन्स ज़्यादा हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही होगा कि जैसे जैसे बैड लोन बढ़ेंगे तो एक तरह से क्या हो रहा है, बैंकों को लॉस हो रहा है, तो बैंक देखेंगे कि अब हम आगे लोन नहीं देंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्क है यहाँ पे, है ना। और अगर लोन दे भी रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेंगे, सो देर विल बी अ काइंड ऑफ स्कार्सिटी ऑफ द फंड्स। तो कंपनियों को जो पैसे की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा जो है या कैपिटल जो है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा या महंगा पैसा मिल रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है, तो क्या करेंगे, बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, नए स्टार्टअप को स्टार्टअप्स आपके चालू होने में दिक्कत होगी, तो फंड की स्कार्सिटी हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी डेफिनेटली नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। तो ये एक है। और जैसे जैसे आपके प्राइस ऑफ लोन बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज होगी, तो इन्वेस्टर के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा, है ना। दे विल बी लेस लाइकली टू इन्वेस्ट बिकॉज आपको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ज़्यादा पड़ रहा है, और इस वजह से आप देखोगे कहीं ना कहीं हाउस होल्ड जो डिमांड है उसको भी इम्पैक्ट करेगा, वो भी कम होगी। ठीक है, तो अगर आपकी डिमांड कम हो रही है तो फिर ये पूरा का पूरा एक विशियस साइकिल चलाएगी कि डिमांड कम हो रही है, उसकी वजह से प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास कम होगा तो उनकी इनकम कम होगी, और फिर इनकम कम होगी तो सेल्स और कम हो जाएगी। जब कंपनियों की सेल्स कम हो रही है तो वो और कम प्रोडक्शन करेंगे, तो ये इस तरह का विशियस साइकिल चल सकता है। ओके, और कहीं ना कहीं ये लो इकोनॉमिक ग्रोथ को तो इम्पैक्ट मतलब करेगा ही, लो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इन्फ्लेशन को भी ये बढ़ाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो गई है, अब बिजनेसेस के लिए बिजनेस करना महंगा हो रहा है, डेफिनेटली दे विल बी इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज़ ऑल्सो। तो ये इम्पैक्ट है एनपीए, मतलब एनपीए का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है पूरी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे, इसलिए हमेशा कोशिश की जाती है कि एनपीएस को जो है एक मैनेजेबल लिमिट में रखा जाए। ये अच्छी बात है कि इंडिया के अंदर अभी जो है ये कम हुआ है, क्योंकि हम देख रहे थे लगभग 11-12% था, और अभी ये 7% के आसपास आ गया, 6.9% टू बी वेरी एक्यूरेट।
अब रिजोल्यूशन कैसे किया जाए, एनपीएस को कैसे डील करना है, तो काफ़ी सारे प्रयास भारत सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। उनमें से कुछ इनिशिएटिव हैं जिनको आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर यहाँ पे जो लेटेस्ट एक किया जा रहा है बैड बैंक के रूप में, उसको भी हम लेंगे डिटेल में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 525 स्कीम लाई गई 2014 में। ये स्कीम क्या थी, हमने देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होते हैं, आपका रेल बन रहा है, रोड बन रहा है, एयरपोर्ट वगैरह हैं, पोर्ट्स हैं, वहाँ पे क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है, अप टू 10 to 15 ईयर। मतलब उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो वहाँ पे लंबे समय के लिए जो लोन दिए जाते हैं, उनको उनको क्या किया गया, वहाँ पे जो स्ट्रेस्ड असेट हैं आपके, उनको थोड़ा सा यहाँ पे डील करने के लिए स्कीम चलाई गई। तो इसमें क्या कहा गया, इस स्कीम के अंतर्गत बैंकों को ये कहा गया कि आप जो लोन का टेन्योर है ना, लोन का जो टेन्योर है उसको 25 साल तक बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए जिस कंपनी को लोन दिया गया है वो नहीं चुका पा रही है, तो आपने 15 साल का था लोन, अब आप क्या करोगे, ठीक है हम आपका 20 साल के लिए ये लोन कर देते हैं, और आपकी जो किस्त होगी, जो ईएमआई के रूप में जो किस्त आती है वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, लोन डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएगा, मतलब वो एनपीए वाली कैटेगरी में जाने से बच सकता है। और फिर क्या किया जाएगा, हर 5 साल में रीफाइनेंसिंग को इवेलुएट किया जाएगा, मतलब आपको और पैसे की ज़रूरत है तो उसके लिए रीफाइनेंसिंग की जाएगी। और लेकिन ये इसमें क्या इशू रहा, 525 स्कीम में बाद में इसको स्क्रैप भी किया गया। इशू ये था कि एक तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा थी, रीफाइनेंसिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थी, क्योंकि बैंकों को भी तो अपना मैनेज करना था ना, जो नेट आपकी जो वैल्यू आएगी प्रेजेंट वैल्यू के रूप में। तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक जो इंडस्ट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा पे कर रहे थे ना, ओवरऑल उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो रही थी। फिर दूसरा इसमें ये भी देखा गया कि इसके अंदर रीफाइनेंसिंग थी, तो जो आपने लोन दे रखा है उसी लोन की किस्त को चुकाने के लिए आप क्या कर रहे हो, बैंक से वापस लोन ले रहे हो। तो ये क्या हो गया, एवरग्रीनिंग हो गया। एवरग्रीनिंग हो गया तो ये भी एक समस्या के रूप में सामने आया, और फाइनली ये 525 स्कीम हमें सॉल्यूशन नहीं दे पाई। फिर 2015 में एक और स्कीम लाई गई, और ये था एसडीआर स्कीम। इसके अंदर था स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। इसमें क्या होगा, अगर आपने किसी कंपनी को लोन दिया है, वो कंपनी लोन नहीं चुका पा रही है, आप क्या करोगे, जो भी लोन अमाउंट है उसको 51% इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, बैंक्स वर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट द लोन अमाउंट इनटू 51% इक्विटी, मतलब उस कंपनी में आप क्या ले सकते हो, ऑनरशिप ले सकते हो, विच वॉज टू बी सोल्ड टू द हाइएस्ट बिडर। और एक बार अगर वो फर्म वायबल हो जाती है तो हाईएस्ट बिडर को वो सोल्ड किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। इस तरीके से आप अपना पैसा ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी इशू क्रिएट हुए, क्यों, क्योंकि आप उसका वैल्यूएशन क्या होगा, है ना, उस कंपनी को कैसे आप वैल्यू करोगे, और फिर वो कंपनी है उसकी सेल करना, तो काफ़ी सारी इसके अंदर भी प्रैक्टिकल लेवल पे इश्यूज़ आए, और ये इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसी तरह से एक और स्कीम लाई गई 2016 में, जिसे हम कहते हैं S4A। ये था सस्टेनेबल स्कीम फॉर सस्टेनेबल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड असेट। इसके अंदर क्या होगा, वही रहेगा। बैंक क्या करेगा, बैंक एक कंपनी को हायर करेगा, वो क्या करेगा, वो ऑडिट ये करेगा कि हमने इस कंपनी को लोन दिया है, अब कितना लोन हमारा सस्टेनेबल है और कितना अनसस्टेनेबल है, मतलब वो कंपनी कितना लोन हमें चुका सकती है। जितना लोन चुका सकती है वो सस्टेनेबल हो गया। अब जो अनसस्टेनेबल लोन है, जो कंपनी नहीं चुका पा रही है, उसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर लो। इक्विटी में कन्वर्ट कर लो तो यहाँ पे आपकी ऑनरशिप नहीं ली जा रही है। जैसे यहाँ तो आपने 51% इक्विटी ले ली, मतलब हिस्सेदारी ले ली कंपनी में। यहाँ पे आप देखोगे कि हाँ 10% हिस्सेदारी से ही हमारा काम बन जा रहा है, तो आप 10% लोगे, 15% से बन रहा है तो 15% लोगे। इस तरीके से आप क्या करते हो, कन्वर्ट कर लेते हो अनसस्टेनेबल डेट को इक्विटी के रूप में। लेकिन ये भी जो है इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि बैंकों को यहाँ पे इतना इंसेंटिव नहीं मिल रहा था। फिर यहाँ पे एक और चीज़ को हम मेंशन करेंगे। इस तरह से काफ़ी सारी रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स चलाई गई, और फाइनली इनको स्क्रैप भी किया गया आरबीआई के द्वारा। और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी जो कोड है उसके माध्यम से भी प्रयास किए जा रहे हैं। 2016 वाला ये कोड है, इसको तो हम अलग से ही लेंगे, पूरा एक लेक्चर। आई विल ट्राई टू गिव यू ए काइंड ऑफ लेक्चर, पूरा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पे डिटेल में लेंगे। जो कंपनियां अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती हैं, या जो पैसा ले लिया है और वो चुका नहीं पा रही है, उनसे कैसा पैसा लेना है। इसके अलावा 2002 में एक एक्ट पास किया गया, ये है सारफसी एक्ट। ओके, और ये एक्ट किस वजह से पास किया गया, देखिए कई बार क्या होता है, किसी ने लोन यहाँ पे लिया है, अब या तो वो इंडिविजुअल है या जो कंपनी है वो लोन चुका नहीं पा रही है, जेन्युइन कंसर्न है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जो कंपनी या इंडिविजुअल है उसके पास क्या है, रिपे की कैपेसिटी है, रिपे करने की कैपेसिटी है, बट वो जानबूझ के नहीं चुका रहे हैं।
तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर, तो विलफुल डिफॉल्टर से डील करने के लिए ये आपका सारफेसी एक्ट लाया गया 2002 के अंदर। ये क्या करेगा, बिना कोर्ट गए ही बैंकों को ये अधिकार देता है कि आप अपना पैसा निकलवा सकते हैं, है ना। बिना कोर्ट गए आप अपना पैसा जो है इस तरह से रिकवर कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सारफेसी एक्ट 2002। तो जितने भी एनपीए हो रखे हैं उसके लिए आपको कोर्ट के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 1 लाख या उससे ज़्यादा का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो जो भी वो सिक्योरिटी उसने दी थी लोन लेने के टाइम पे, जो भी कोलेट्रल था, कोई भी मकान हो गया, कोई भी प्रॉपर्टी, उसको आप सीज कर सकते हो, ठीक है। फिर जैसे भी आपको मैनेज करना हो वो कर सकते हो। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ इस एक्ट के पास होने के साथ ही, एस्टेब्लिशमेंट किया गया असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का, ARCs का। ये वो ARC नहीं है पॉलिटी वाला, है ना। सो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का आपका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ये क्या होंगे, इस तरह की कंपनीज होंगी जो कि बैंकों से क्या करेंगी, बैड लोन को खरीद लेंगी, है ना। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया। ये कहेंगे कि अच्छा आपका बैड लोन है तो ये आप हमें बेच दीजिए। तो ये क्या करेंगी, बाई करेंगी बैड लोन को बैंकों से। तो बैंक कहेंगे कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने हमारा लोन खरीद लिया, तो ये हो गया। लेकिन इतना आसान नहीं था। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो बनी, यहाँ पे भी काफ़ी सारे इश्यूज थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिस प्राइस पे उस लोन को खरीदने वाली है ना बैंकों से, मान लीजिए 100 करोड़ का लोन है, अब वो पूरे 100 करोड़ में तो खरीदेंगे नहीं, तो वो जो वैल्यूएशन था उसको लेके बहुत सारे इश्यूज रहे, है ना। कि किस प्राइस पे उनको खरीदा जाएगा, ये इस पे बात नहीं बन पाई। ARCs वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिजॉल्व द असेट्स। एक बार इन्होंने ARC ने खरीद तो लिया, लेकिन इनको बड़ा मुश्किल हो गया उसको बेचने में या वहाँ से रिकवरी करने में, तो ये भी लॉस में चल रहे थे। तो इस वजह से पूरी तरह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ना बैंक इनको बेचने को तैयार होते, है ना, ना ये पूरी तरह से वो कर पा रहे हैं। और फिर काफ़ी सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो इनमें यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। उसका रीज़न भी हम देखेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंकों की तरफ से पार्टिसिपेशन यहाँ पे कम था, और हमने देखा कि मेजोरिटी ऑफ द NPA लाइज विद द पब्लिक सेक्टर बैंक, इसलिए ये भी आपका सॉर्ट आउट नहीं कर पाया। और फाइनली एक आइडिया पे बात चलने लग गई, वो था बैड बैंक का आइडिया। बैड बैंक क्या करेगा, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग रहेगा। बैड बैंक आपके जो बैंक हैं उनसे NPA या जो बैड लोन है उसको खरीद लेगा, उसको परचेज कर लेगा, और कहेगा कि आप फ्री हो जाइए, आप टेंशन मत लीजिए, ये अब हमारी हेडक है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ARC से ये बैड बैंक कैसे अलग है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लास्ट में मैं आपको डिफरेंस भी यहाँ पे बताऊंगा, और किस तरीके से ये सक्सेसफुल हो सकता है इस पर भी हम बात करेंगे। बैड बैंक पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, बैड बैंक पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट एवर बैड बैंक जो है वो अनाउंस किया जा चुका है। और ये जो बैड बैंक है इसके अंदर 2 इंस्टीट्यूशन रहेंगे, है ना। एक है NARCL, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो ये जो NARCL है ये क्या करेगा, मान लीजिए SBI का बैड लोन है, तो ये कहेगा आपका जो बैड लोन है ये हम परचेज कर लेते हैं, ये हम खरीद लेते हैं। अब NARCL ने इसको खरीद लिया यहाँ पे, और इसी की एक और सब्सिडियरी है, मतलब इसी से जुड़ी हुई एक एंटिटी है जिसे हम कह रहे हैं IDRCL, इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये IDRCL क्या करेगी, अब इसकी जिम्मेदारी है कि जो आपने बैड लोन खरीदा है उसको कैसे रिकवर करते हो, ठीक है, कैसे उन असेट को आप सेल करते हो, कैसे उससे पैसा आप रिकवर कर पाते हो, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी IDRCL पे आपने डाल दी। तो NARCL और IDRCL ये जो दोनों हैं, ये मिलके नए बैड बैंक की स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये लगभग 2 लाख करोड़ के असेट्स को मतलब बैड लोन को यहाँ पे परचेज करेगा। एक्सक्यूज मी। 2 लाख करोड़ के जो बैड लोन है उसको यहाँ पे ये परचेज करने की बात चल रही है कि जो बैड बैंक ये जो हम बना रहे हैं, और ये इस तरह से करेगा। अब फंक्शन कैसे करेगा, जैसा हमने देखा कि NARCL है, ये तो क्या करेगा, पब्लिक सेक्टर या जो भी बैंक्स हैं उनसे क्या करेगा, उस बैड लोन को परचेज करेगा। और यहाँ पे NARCL में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि 51% जो इसकी ऑनरशिप है ना, 51% जो ऑनरशिप है वो पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास रहेगी। और यहीं पे आपका पूरा इशू चेंज हो जाता है ARC के कंपैरिजन में। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिनकी हमने बात की थी वो क्या है, वो पूरी तरह से प्राइवेटली ओन्ड हैं, है ना। वहाँ पे जनरली क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक अपना बैड लोन वहाँ पे देने के अंदर डरते हैं, क्योंकि कोई इंक्वायरी वगैरह इस तरीके से नहीं हो जाए। यहाँ पे तो क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, अपनी ही बात है। थोड़ा सा ऐसा माना जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा।
तो NARCL के अंदर 51% एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक की ऑनरशिप रहेगी, ये ध्यान रखिए। फिर NARCL की ऑपरेशनल एंटिटी जो है IDRCL है, ये क्या काम करेगा, ये बायर्स लेके आएगा, है ना, ये उसको बेचने का प्रयास करेगा, जो भी बैड लोन है उसके अंदर जो भी सिक्योरिटीज एसेट्स हैं, है ना, उनको वो बेचेगा और जितना ज़्यादा रिकवर किया जा सकता है वो करेगा। अब बैड बैंक के अंदर अच्छी बात क्या है, देखिए यहाँ पे आपने एक बार परचेज किया तो 15% एग्रीड प्राइस तो आपको मिल जाएगा। इट विल पे 15% ऑफ द एग्रीड प्राइस इन कैश। जैसे 100 करोड़ का लोन था अपना, 95 करोड़ पे आपकी बात हुई या 90 करोड़ पे हुई, तो उसका आपको 15% हैंड टू हैंड दे दिया जाएगा। बचा हुआ जो 85% है उसके लिए आपको ट्रेडेबल सिक्योरिटी रिसिप्ट दी जाएंगी। ये सिक्योरिटी रिसिप्ट क्या होंगी, इनको आप खरीद फरोख्त कर सकते हो मार्केट में, इस तरह से लेन देन आप उनका कर सकते हो। और इससे क्या होगा, इससे बैंकों को जहाँ पे उनका पैसा रुका हुआ था एनपीए के रूप में, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए था, तो अभी वो पैसा रुक नहीं रहा है। एक तो आपका 15% तो आ गया, बाकी में आपको ये ट्रेडेबल रिसिप्ट मिल रही है ना। और जब बाकी बचा हुआ पैसा आ जाएगा तो ये ट्रेडेबल रिसिप्ट आप वापस उनको दे सकते हो। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि जो बैंक हैं जिन्होंने अपना बैड लोन बेच दिया है, वो ये सिक्योरिटी रिसिप्ट जो हैं इनको क्यों वो लेंगे, है ना। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है कि हम यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं लगभग 30,000 करोड़ रुपए की, तो इसी से ये जो गारंटी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, यहीं से इनकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है सिक्योरिटी रिसिप्ट की। अदरवाइज क्या होगा, आपने बैड बैंक बना दिया, ठीक है, अब ये बैड बैंक ने लोन तो आपका एनपीए यहाँ पे एनपीए को खरीद लिया है ना, बैड लोन को खरीद लिया। अब मान लीजिए बैड लोन ये बेच ही नहीं पाता है ना, 100 करोड़ का बैड लोन इसने खरीद लिया, आपको 15 करोड़ रुपए यहाँ पे दे दिए, बट बचा हुआ जो है 85% जो है वो अगर ये बेच ही नहीं पा रहा है तो फिर किस तरह से काम चलेगा ना। तो एक और क्राइसिस यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है कि मान लीजिए आप 85% में से केवल आप 75% ही बेच पा रहे हो, ये 10% आपका नहीं बिका या कम वैल्यू के साथ गया, तो हमने ये जो गारंटी दे रखी है 30,000 करोड़ रुपए दे रखे हैं, आप इसको यूज़ कर लेना। तो यहीं से इनकी एक तरह से जो ऑथेंटिसिटी है सिक्योरिटी रिसिप्ट की, ये यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। और ये चीज़ गवर्नमेंट की जो गारंटी है इस पूरे एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल यहाँ पे बना सकती है। ये जो गारंटी गवर्नमेंट दे रही है 5 साल के लिए वैलिड है, और गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि NARCL को उसके बाद में हर साल ज़्यादा फीस पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसा करके क्या किया, NARCL पे या जो ये बैड बैंक बनाया जा रहा है इस पर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट कर दिया कि विद इन 5 ईयर्स ओके यू शुड ट्राई टू रिजॉल्व ऑल दीज बैड लोन्स। इन बैड लोन से आप 5 साल के अंदर अंदर पूरा सॉर्ट आउट आप कीजिए। तो ये बैड लोन से आपका रहा है। बैड बैंक की नीड क्यों थी, ये तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारे एनपीए जो है बढ़ रहे थे, एनपीए का इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना, बैंक आगे लोन नहीं देंगे, मार्केट के अंदर फंड का क्राइसिस हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, तो इन्वेस्टर को भी इम्पैक्ट है। तो इन सब चीज़ों के लिए बैड बैंक को लाया गया ताकि हमारा जो बैड लोन का एनपीए का इशू है इसको टेकल किया जा सके। टैक्स पेयर के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा तो अगेन मतलब गवर्नमेंट अगर कहीं पैसा लगा रही है, अभी तक गवर्नमेंट क्या करती थी, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर अगर एनपीए ज़्यादा हो रहा है, एनपीए मतलब लॉस हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, रिकैपिटलाइजेशन करती थी, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती थी, तो वो एक्चुअल में टैक्स पेयर्स का ही पैसा है। लेकिन यहाँ पे जो गारंटी के माध्यम से ये देखा जा रहा है, तो अगेन पैसा तो गवर्नमेंट का ही है या टैक्स पेयर का ही है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर ये एनपीए का मैटर सॉर्ट आउट होता है तो दिस वुड बी ए काइंड ऑफ गुड थिंग, है ना। और कमर्शियल बैंकों के लिए तो विन विन सिचुएशन है, उनकी पूरी की पूरी हेडक अगर ये बैड बैंक ले लेगा तो उनकी बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी, है ना, उनको कैपिटल रेज करने में ईजी हो जाएगा, और पूरा ओवरऑल अगर हम देखें फाइनेंशियल सेक्टर पे तो वहाँ पे रिस्क कम होगा, ज़्यादा अच्छा वो परफॉर्म कर सकता है, तो इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है। तो दिस इज़ द थिंग। अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में, वो है कि बैड बैंक और ARC जिसकी हमने बात की थी सार्फेसी एक्ट के अंडर में, तो ये जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई गई थी ये भी तो यही कर रही थी, ये भी तो बैड लोन को परचेज कर रही थी और फिर अपने लेवल पे बेच रही थी। अब इसमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, बैड बैंक आपने बनाया, यहाँ पे 51% ऑनरशिप पब्लिक सेक्टर बैंक के पास में, 51% स्टेक है, मतलब ऑनर ये यहाँ पे हैं, तो पब्लिक सेक्टर बैंक विल विल बी मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट। अब यहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जो पहले वाला डर था कि हमारे ये इंक्वायरी हो सकता है, ऐसा वैसा है, तो वो थोड़ा सा कम रहेगा। एक तो मेजर डिफरेंस ये हो गया। ARC के अंदर क्या था, कुछ ARCs काफ़ी छोटे थे, स्मॉल थे, तो अगर जो बड़ा NP होता था उसके अंदर तो ये जा ही नहीं पाते थे, इतना पैसा ही नहीं है इनके पास, कैसे डील करेंगे। वो लिमिटेशन बैड बैंक के पास नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे बैक इसको कर रही है। वैल्यूएशन का इशू था, ARC क्या वैल्यू ऑफर कर रहे हैं आपको बैड लोन के लिए,
है ना। तो बैंकों के अंदर ये रहता था कि हमें बहुत कम वैल्यू ऑफर की जा रही है, इससे अच्छा हम खुद ही इससे निपट लेंगे। ठीक है, तो अभी ये बैड लोन जो है, बैड बैंक जो आपने बनाया, क्योंकि गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है, तो इन दिस केस द बैंक्स विल बी मच मोर लाइकली टू गेट बेटर वैल्यूएशन फॉर देयर बैड लोन। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो इसको अलग बनाता है, किससे, ARC से, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से अलग बनाता है, जो कि प्राइवेटली आपका ओन थी। तो इस केस में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैड बैंक अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेंगे, NPA हमारा कम हो सकता है। बट इसका एक फ्लिप साइड भी है कि यहाँ पे आपने 51% ऑनरशिप बैड बैंक की पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ रखी है। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक इतने एफिशिएंट होते तो ये एट द वेरी फर्स्ट प्लेस ये जो NPA है ये इतना बढ़ता ही नहीं। पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर कुछ इश्यूज चल रहे थे, तभी तो उनके पास NPA इतना बढ़ा हुआ है। अब आपने बैड बैंक बना दिया, वहाँ पे भी पब्लिक सेक्टर बैंक को ही यहाँ पे क्या किया है, आपने ऑनरशिप दी है, 51% का स्टैक दिया है। तो वही एक तरह से वो जो कर्जा है वो वहाँ से उठ के यहाँ ना आ जाए, है ना। ऐसा नहीं हो कि बैड बैंक का ये जो आइडिया है ये इस वजह से आपका सफ़र करे। तो ये कुछ कंसर्न बताए जा रहे हैं जो भी टॉप इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा। तो दिस इज़ ऑल, वी आर रैपिंग अप दिस सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसल नॉर्म्स की बात करेंगे, प्रोविजनिंग वगैरह, CRAR ये क्या होता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कवर करेंगे। एंड now onwards, okay, you will be getting the lectures on regular basis, okay, वीक में आपके कम से कम 3 लेक्चर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा 27 मार्च को आप अनअकैडमी के द्वारा जो नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये फ्री पार्टिसिपेशन है, काफ़ी सारे स्कॉलरशिप प्राइजेस तो आप जीत ही सकते हैं। आपको मौका मिलता है ब्यूरोक्रेट्स के साथ में और UPSC टॉपर के साथ में इंटरेक्ट करने का। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूज़ द कोड RB Live टू एनरोल इन दिस फ्री टेस्ट। अमेजोन वाउचर्स आप यहाँ पे जीत सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं उनको ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे काफ़ी सारे डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। इसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, यूज़ द कोड RB Live टू गेट पर्सनलाइज गाइडेंस एंड मैक्सिमम डिस्काउंट। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज हैं, इनके लिए भी आप जा सकते हैं। तो आपको GS और CSET दोनों के टेस्ट ऑफर किए जा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये केवल GS की आपकी फ़ीस है, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की ये फ़ीस यहाँ पे है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच, लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, तो केवल ऑप्शनल की ये फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है। लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो देयर। इसके अलावा नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।